हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिए थे और हम लोग धीरे धीरे उसमें जो है 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम लोग आर्टिकल जो कर रहे हैं, आर्टिकल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। 12-13 हो चुका है और 14-15 हो चुका है। आज हम लोग 16 से 18 तक आर्टिकल जो है करेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 बहुत अच्छे से हम लोग ने एक एक चीज़ को देखा है। आर्टिकल 12 जो है क्या बताता है, डेफिनीशन ऑफ स्टेट, स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टेट किसको किसको कहा जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग ने देखा। उसके बाद में फिर हम लोग ने आर्टिकल 15 में द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बिहाफ पर जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और फिर उसके बाद में अब हम लोग जो है आर्टिकल नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं, दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सरकारी नौकरियां होती हैं, तो सरकारी नौकरी में जो है किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए आपस में, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर जो है ये नहीं होना चाहिए टू इंडियंस, ठीक है, इंडियंस के लिए। ये जितनी भी जो राइट्स दी गई हैं आर्टिकल 16 में, आर्टिकल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये सारी की सारी राइट्स आपको जो है केवल और केवल इंडियंस को देखने को मिलती हैं, फॉरेनर्स को नहीं देखने को मिलती। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और 30 केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को दी जाती हैं और बाकी जो है आप फॉरेनर होंगे उनको भी दी जा सकती है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी इन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक मीन्स जो है जो लोग, मतलब जो लोग हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है इक्वालिटी के प्रोसेस हो और इक्वालिटी का जो है समानता का ध्यान रखते हुए कोई भी प्रकार का भेदभाव जो है ना हो, ऐसा जो है यह आर्टिकल नंबर 16 कहता है। और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बहुत एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन आपको समझना पड़ेगा कि एक्सेप्शन क्या है। वो पहले तो हम लोग ये चीज़ें समझते हैं, उसके बाद में एक्सेप्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे आर्टिकल में जो है ये जो इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स जो दे रखी हैं, नो डाउट ये फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियंस के लिए हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन नहीं करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाएंगी। क्या क्या एक्सेप्शन है या कैसे होता है भी आगे हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स दैट फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट मतलब कोई भी संस्था हो सकती है, सरकार हो सकती है, पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां जो होती हैं, हम लोग जो करते हैं, वो सरकारी नौकरियों में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी स्तर की नौकरी हो, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, चाहे गस्टेड हो चाहे नॉन गस्टेड पोस्ट हो, आप देखिए कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। क्या है कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो कभी किसी क्रीड का हो, चाहे वो किसी सेक्स का हो, चाहे वो कहीं रहता हो, इससे मतलब नहीं है। सबको जो है इक्वल चांसेस जो है मिलता है, ठीक है। चाहे वो कहीं का भी हो, वो पूरे इंडिया का अगर सिटीज़न है तो उसमें क्या है, सबको चांस मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हाँ, एक सर्टेन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जा सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सर्टेन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट जो है ये क्राइटेरिया रखा जा सकता है उसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। वो अलग बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो हो सकता है
ठीक है, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो इसमें एक ही बार लगा सकते हैं या लगाते हैं क्या कि भाई वो बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फिजिकली जो है फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, या एबल्ड होना चाहिए। ठीक है, एबल्ड होना चाहिए, डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली जो है एबल्ड होना चाहिए या फिट होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो, फिजिकली फिट होना चाहिए। कुछ फिजिकली स्टैंडर्ड जो है रख सकते हैं उसमें। ठीक है, कि बंदा जब भर्ती होगा तो भर्ती के समय जो है उसको फिजिकल कुछ टेस्ट देना पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसको इतनी रनिंग करनी पड़ेगी, इतने जो है डिप्स करना पड़ेगा, इतने पुशअप करना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है वो करा सकते हैं। ये क्या है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। समझ में आए, वो हर एक नौकरी में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट का पद है। ठीक है, अकाउंटेंट का पद है, आप किसी विभाग में मान लो, चाहे जो बिजली विभाग हो या मान लो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और विभाग हो, और अकाउंटेंट का पद है, तो अकाउंटेंट का पद जो है इसको भरने के लिए सरकार कह सकती है कि उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि वो बंदा जो है बीकॉम की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए, एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, या जो भी क्राइटेरिया है वो कर सकता है। जैसे एसएससी जेई का फॉर्म आता है, तो क्या एसएससी जेई का, तो वो जेई में ये कहा जाता है क्या कि द कैंडिडेट मस्ट हैव द डिग्री ऑफ बीटेक, डिप्लोमा, या ऐसे करके जो है आईटीआई जो भी एलिजिबिलिटी होती है वो उसके पास होनी चाहिए, वो मिनिमल एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप रख सकते हो, लेकिन आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो वो क्वालिफिकेशन अलाउड है, लेकिन भेदभाव अलाउड नहीं है कि साहब कोई अन्य पर्सन नहीं भर सकता। जिसके पास भी, जैसे एसएससी जेई के पोस्ट है, तो जेई की पोस्ट है, उसमें बोला है क्या है कि किसी के पास भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये चीज़ें हैं, बीटेक की डिग्री है या डिप्लोमा है या आईटीआई है, तो ये सारे लोग भर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस और किसी में जो है भेदभाव नहीं होता है। देयर आर 4 एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 4 इसमें जो है बेसिकली देखा जाए तो 4 एक्सेप्शंस इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिबेटेबल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझने के लिए भी, एग्जाम के लिए भी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन ऑफ द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी और अ लोकल अथॉरिटी टू द अथॉरिटी। ठीक, एज अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज अ रेजिडेंट एक्ट ऑफ 1957 expired in 1974, there is no such provision of any state except आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, देखो ये पॉइंट, देखो ये सारी चीज़ें जो है आपको, चूँकि एम लक्ष्मीकांत का जो है सहारा ले रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत इसी वजह से मैं सहारा ले रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी नॉर्मल चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी और आपने शायद ये सुना भी नहीं होगा जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या नंबर 1 कि बोला क्या है कि स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट क्या कर सकती है, एक्सेप्शन है इसमें, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले में इसमें एक्सेप्शन। नंबर 1 एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट जो है रेजिडेंट के आधार पर जो है अपना क्राइटेरिया रख सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी की सरकार क्या कर सकती है, मान लो कोई भर्ती है उत्तर प्रदेश में, जैसे मान लो लेखपाल की भर्ती है। ठीक है, लेखपाल की भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार कह सकती है क्या कि इसमें केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो राज्य के निवासी हैं, ठीक है, जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, वही लोग इसको भर सकते हैं, अन्यथा और कोई भी प्रदेश के इसमें लोग नहीं भर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये 57 का जो है रूल है, लेकिन इसको 74 में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, 74 में इसमें ख़त्म कर दिया गया। और लेकिन अब जो सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार से है कि 85% तक जो है आप कर सकते हो, लेकिन 15% जो बचा है, ये 15% आप अदर स्टेट का भी जो है आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो है 85% जो है आप भर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्टेट की जो है वैकेंसी है, उसमें 85% और बाकी बचा कितना 15%, तो ये 15% कौन
आप दूसरे स्टेट के लिए इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, ये होता ही है। आपने देखा होगा जनरली ये होता है। कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे मान लो यूपी की ही ले लो, यूपी में जैसे मान लो कोई वैकेंसी आई, जैसे यूपी पीसीएल है, ठीक है, बिजली विभाग है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूपी पीसीएल की जब वैकेंसी आती है तो क्या होता है, उसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है, पहली बात तो इंसान भरता भी नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम भरता भी नहीं है। तो क्या होगा, इसमें ज़्यादातर नहीं, ये समझ लो जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप उनसे पूछो तो मैक्सिमम लोग क्या होंगे, यूपी के ही होंगे। भले डिफरेंट जिले के हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, यूपी के ही होंगे, कोई अन्य प्रदेश के नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि क्या है, ये एक्सेप्शन है इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले में, क्या कि स्टेट जहाँ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार लगा सकते हैं, इस बार के आधार पर केवल और केवल उस प्रदेश में ही 85% जो है लोग उस प्रदेश के ही भर्ती होंगे उस पर्टिकुलर वैकेंसी में। ठीक है, बाकी 15% जो है दूसरे लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे लोगों की थोड़ा फाइट में भी दिक्कत होती है, फाइट में दिक्कत होती है, ये बात भी तय है। आपने देखा होगा कभी दूसरे स्टेट के, जैसे मान लो जैसे यही है यूपी पीसीएल की वैकेंसी आई, मान लो अकाउंटेंट की वैकेंसी आई, ठीक है, या जेई की वैकेंसी आई। अब क्या हुआ, वैकेंसी जो आई जेई की, उत्तर प्रदेश के जितने लोग भरे हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाले भरे हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्राइटेरिया जो होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, नंबर 2, द स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट or post in favor of any backward class that is not adequately represented in the service। ये कर सकती है स्टेट, एक्सेप्शन है इसमें। क्या कि अगर मान लो कोई बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, अगर कोई बैकवर्ड क्लास है तो राज्य और सरकार क्या कर सकती है, ठीक है, स्टेट क्या कर सकती है कि कोई पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्टमेंट के लिए कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रख सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है, ठीक है, और अब तो 19 के बाद में क्या हो गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी जो है ये क्राइटेरिया रख दिया गया है। समझ में आया? ठीक है, तो ये रिजर्वेशन भी कर सकती है। अब तो ये क्या कर रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के वो जो है उसका एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, द लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इंक्यूम्बेंट ऑफ एनी ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रीजन और डिमोलिशन। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट, अब एक्सेप्शन जो है, एक तीसरा एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चौथा एक्सेप्शन देखते हैं, द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% फॉर द 10% ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि अभी मैंने खुद ही बता दिया है पहले ही, क्या, ऑन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनका मैक्सिमम 10% जो है इसका रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग EWS का रिजर्वेशन इसमें 10% का हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक बातें इसमें जो बता रहे हैं ना, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत काफ़ी एलेबोरेटेड ये आर्टिकल इसमें दे रखा है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं मंडल कमीशन का। ठीक है, मंडल कमीशन क्या है, कैसा क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे क्या इसमें हुआ है। मंडल कमीशन के बारे में देखते हैं। इन 1979 द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द टर्म ऑफ आर्टिकल 340 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन टू इन्वेस्टिगेट द condition of the society and educationally backward class and suggested to measure the their advantage। देखो सिंपल सी बात है, ये तो भाषा बुक की, आप बहुत ध्यान से समझो। हुआ क्या कि जो SC और ST जो हैं, इनको जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और सोशली बैकवर्ड क्लास, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया चलता आ रहा है, ठीक है, ये चलता आ रहा था, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से था, वो ऑन द बेसिस ऑफ सोशली बैकवर्ड क्लास, सोशली, ठीक है,
एंड एजुकेशनली, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली जो है बैकवर्ड, जो बैकवर्ड थी या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे सोशली और एजुकेशनली, इनके बिहाफ पर देखा गया कि जो अगर हम लोग देखें तो जो अगर हम आज़ादी से पहले की भी अगर बात देखें, आप बहुत ध्यान से समझना कि आप इतिहास उठा के पढ़िए, इतना ज़्यादा सोशली आधार पर, एजुकेशनली आधार पर इतना ज़्यादा भेदभाव हमारे यहाँ सोसाइटी में हुआ करता था कि जो लोग क्या है, जो लोग निम्न जाति से जो बिलोंग करते थे, ठीक, उनको जो है ऐसी ऐसी जो प्रताड़नाएं दी जाती थी और ऐसे से, जैसे कि मान लो आप कल्पना करके देखिए, अगर आज की डेट में आपके सामने ऐसा हो, आपका खून खौल जाएगा। मतलब क्या होता था कि जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप खुद सोचो, सारे बच्चे, अभी आप स्कूल में गए होंगे, स्कूल में आपने देखा होगा सारे बच्चे, आप सीट में बैठे हो और सभी लोग आराम से पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन आप सोचो अगर कोई बच्चा आए, वो निम्न जाति से हो और उसको क्या करें, उसको ज़मीन पर बैठाएं या उसको बाहर बैठा दें, क्लास के ही बाहर बैठा दें और बैठाल के उससे कहें, और वो अपना खुद जो है फर्श में भी नहीं बैठ सकता है, वो अपना जो है चटाई वटाई जो भी है वो खुद लाएगा, ठीक है, वो खुद ही लाएगा और खुद ही वो जो है क्लास के बाहर बैठ के जो है पढ़ेगा। ठीक, पढ़ने के बाद में जब आएगा तो अगर उसको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए वो जो सारे बच्चे जिस टैप पे पानी पीते हैं, जिस कड़े में पानी पीते हैं, उसमें वो नहीं पी सकता है। वो क्या है, उसके लिए जो है कोई बंदा अपॉइंटेड होगा, जो नौकर होगा या जो कोई और होगा, वो हेल्पर होगा, तो वो क्या करेगा, उसको ऊपर से पानी उसको पिलाएगा, उसके हाथ उसमें टच नहीं होने चाहिए। मतलब इस लेवल के जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी सोसाइटी में हुआ करता था। ठीक, दूसरी बात, पहली बात तो ये तो स्कूल की बात हम बोल रहे हैं, पहले ऐसा कंडीशन थी कि स्कूल पढ़ने जा ही नहीं सकते थे ये लोग, ये कंडीशन थी। मतलब ये कहा जाता था कि साहब आपका काम जो है, आप ये पर्टिकुलर जाति के हैं तो आपका काम ये नहीं, आप पढ़ नहीं सकते हो, आपको तो सिर्फ ये काम करना है, आपको तो सिर्फ ये पर्टिकुलर काम करना है, आपको तो सिर्फ ये करना है। इस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और वो जब मान लो अब क्या हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इतना ज़्यादा बैकवर्डनेस आ गई सोशली भी और एजुकेशनली भी। और इंसान अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। अगर जब इंसान पढ़ता है ना तो उसको जो है अपने राइट्स के बारे में जानकारी होती है और उसका दिमाग खुलता है। ठीक है, एक बात आपको समझाएं, जैसे आपने बहुत सारे आजकल फ़नी वीडियोस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उसमें जो है आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हो और ये चीज़ आप एग्री भी करते होगे, बहुत उसमें वीडियोस आते हैं, उसमें कहा जाता है अरे ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे ना अल्फ़ा बीटा गामा ना ये सब पढ़ लिया, ठीक है, साइन कॉस थीटा ये सब फलाने माँ का पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अब हम कर रहे हैं, पता चला कोई नौकरी चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या कहीं और करो, तो उसमें फ़नी वीडियोस में कहते हैं इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हमको आज तक यही नहीं समझ में आया कि इसका इस्तेमाल कहाँ करें। समझ रहे हो? देखो क्या होता है कि कुछ फ़नी बात तो अच्छी थी, ठीक है, हंस लिए अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं उस लेवल के, पहली बात तो तुम उस लेवल के आदमी बन नहीं पाए हो जहां पर उसका इस्तेमाल हो पाए, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि सारी जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा अगर कुछ भी नहीं करे तो इंसान के दिमाग खोल देती है, इंसान की जो सोच समझ होती है, उसकी समझने की शक्ति जो होती है वो आपको खोल देती है। रीजनिंग, हम लोग जब कंपटीशन के एग्ज़ाम जो देते हैं, इसमें रीजनिंग का क्या मतलब होता है? रीजनिंग का केवल इतना ही मतलब होता है कि रीजनिंग क्या करती है, आपकी जो तर्क शक्ति है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है, उसको जो है बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर देती है, ताकि आपके सामने अगर कोई सिचुएशन ऐसी आए तो आप वहाँ पर सोच सको। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, आप थानेदार बन गए और पता चला कि एक कम्युनिटी का जो है कोई एक लड़की थी, माइनर लड़की थी, उसके साथ रेप हो गया है और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी की थी। अब पता था थानेदार के समय जो है वो उस समय अब थानेदार गया तो वहाँ वो सिचुएशन को कैसे, क्योंकि पब्लिक भी आक्रोशित है, ठीक है, पब्लिक भी आक्रोशित है और दूसरी कम्युनिटी भी आक्रोशित है, ठीक, अब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपके जो है पढ़े लिखे हो, तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, तो आप जहाँ वहाँ पर मैनेज कर पाओगे। समझ रहे हो? हर पढ़ाई जो है इसका मतलब यही नहीं कि आपको उसका कहीं पर्टिकुलर डायरेक्ट आपका
उसका यूसेज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई चीज़ हिडन होती है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हुआ क्या, ये सोशली और एजुकेशनली जो है हमारे यहाँ सोसाइटी इतनी ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि साहब जो ये सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं, सामाजिक और वो शैक्षिक रूप से जो है जो पिछड़े वर्ग हैं, इनको क्या है, इनको अपलिफ्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर इनको अपलिफ्टमेंट नहीं किया गया तो क्या होगा, ये एक ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बन जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए पीछा ही चला जाएगा और कभी ये आगे समाज में नहीं आ पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, इनके लिए एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा ताकि ये स्कूल में इनका रिजर्वेशन हो सके। स्कूल में पढ़ेंगे तो दिमाग खुलेगा तो अपनी राइट्स के बारे में ये डिमांड कर सकेंगे। ठीक है, ये जो है अपनी बात रख सकेंगे। इसके आधार पर एससी और एसटी का जो है रिजर्वेशन किया गया। एससी को 15% का रिजर्वेशन किया गया, एससी को 15% का रिजर्वेशन किया गया, और एसटी जो होते थे, एसटी को जो है 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रिजर्वेशन जो है कर दिया, और इनका रिजर्वेशन की वजह से इनको जो है बढ़िया अपना जो है रिजर्वेशन के आधार पर जो है इनको एजुकेशन संस्थान पर इनको एडमिशन मिलने लगा, और धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होने लगा। लेकिन समय बीतता है, और समय बीतते बीतते अब क्या हुआ कि समाज में एक पर्टिकुलर वर्ग जो था वो अपनी आवाज़ जो है उठाने लगा। कहा साहब कि जो है हम लोग एससी और एसटी के आपने रिजर्वेशन जो दे रखा है, इसके अलावा भी ऐसी कुछ बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सा ऐसा वर्ग है जो सोसाइटी में जो कि बहुत पिछड़ा है, सोशली भी बहुत पिछड़ा है, इकोनॉमिकली भी बहुत पिछड़ा है, और एजुकेशनली भी बहुत पिछड़ा हुआ है। उसका क्या, उसके लिए भी एक ऐसे रिजर्वेशन की क्राइटेरिया रखी जाए ताकि जो है वो भी उसका जो वो समाज जो है जो पिछड़ा है, इससे जो छूट गया है, इन दोनों एससी और एसटी से जो छूट गया है, उसके अलावा जो लोग छूट गए हैं उनको भी जो है उनका उद्धार हो सके। उस कंडीशन में इसके पहले भी जो है कमीशन, ओबीसी कमीशन आ चुका है, लेकिन क्या हुआ, मंडल कमीशन 1979 में जो है मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने जो है एक बीपी मंडल को जो है की अध्यक्षता में एक कमीशन जो है नियुक्त किया, और उसमें बोला क्या कि आप जो है ये जांच करो क्या सच में इसकी रिक्वायरमेंट है, सच में जो है कोई ऐसा वर्ग है जो वंचित है, और कितना वर्ग है, कितना सोसाइटी है, कितना परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी है जो इससे वंचित है, तो हम लोग इसकी देख रहे हैं। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट किया गया। तो वो जो मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन जो इनके जो कमीशन के जो इनके जो वो तो बीपी मंडल हैं उनकी अध्यक्षता में बना। तो इसने जो है जब ये कमीशन आया, कमीशन ने जो क्या किया, जांच करी, और जांच करने के बाद में ऐसे ऐसे रिजल्ट पेश किए। क्या पेश किया क्या, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1980। 79 में सोचो इसने जो है कमीशन बनाया गया है, और 80 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और देखिए क्या बोल रहा है कमीशन, क्या बोल रहा है, द कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट इन 80 एंड आइडेंटिफाइड एज मैनी एज 3743 3743 कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, कितनी 3743 ऐसी कास्ट हैं। ठीक है, 3743 ऐसी कास्ट हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। समझ में, इतनी सारी जातियां हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं। इन्होंने ये सजेशन दिया। ठीक है, इनकी कमेटी ने बताया। ठीक, कोई बात नहीं। वो उसके बाद में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूएंट नियरली अबाउट 52% कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग एससी एंड एसटी। और ये जो इतनी जो कास्टें हैं, इनका जो रेशियो था वो करीब 52% ऑफ द पॉपुलेशन था। इनको छोड़कर 52% ऐसी जातियां हैं जो एजुकेशनली और सोशली जो है बैकवर्ड क्लास है। समझ रहे हो? ठीक है, अब क्या हुआ, द कमीशन रिकमेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसीज। सो द टोटल रिजर्वेशन ऑफ ऑल एससी एसटी एंड ओबीसी अमाउंट्स टू 50%। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि साहब ये जो
इतनी जातियां हैं जो कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन होती हैं, इसको हटा के इनको क्या किया जाए, इनको भी 27% जो है 27% इनको रिजर्वेशन दिया जाए। और 27% जब इनका रिजर्वेशन आप दोगे तब जाके जो है ये पूरा टोटल मिला के 50% जो है इनका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये देखो, ये हो गया तुम्हारा 23। ठीक है, ये 23 हो गया 0.5 और ये तुम्हारा हो गया तो 50.5 हो गया, जिसको रफली 50% बोला गया कि इन सब के द्वारा ये 50% जो है रिजर्वेशन हो गया। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो रिजर्वेशन होता है वो मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, वो 50% ही दिया जा सकता है। ठीक है, 15% किसको दिया गया है, एससी को, 7.5% एसटी को और 27% ओबीसी को दिया गया है। इसको मिला के 50% होता है, लेकिन 50% के अलावा जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद है। ठीक है, इसका अपवाद है, किसने कहा आगे हम लोग देखते हैं, इसका भी अपवाद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। इट वॉज आफ्टर 10 years in 1990। ठीक है, 1990 में क्या हुआ, दैट वीपी सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दिस रिजर्वेशन 27% गवर्नमेंट जॉब फॉर ओबीसी। ठीक है, और 1990 में क्या हुआ, वीपी सिंह की सरकार ने क्या किया, 27% जो है रिजर्वेशन दे दिया, किसको, ओबीसी को जो है 27%, ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को है दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे समझते हैं। अगेन 1991 नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 चेंजेस। अच्छा, नरसिम्हा राव जो सरकार बनी इसके बाद में उसने 2 चेंज की। क्या, नंबर 1, द प्रेफरेंस टू द पुअरर सेक्शन एमंग द ओबीसी इन 27% कोटा, दैट इज एडवोकेट इकोनॉमिक क्राइटेरिया ग्रांटिंग रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन अनदर 10% जॉब फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द रिजर्वेशन। अच्छा देखो, अब क्या हुआ कि जो वीपी सरकार जो थी, वीपी सरकार उन्होंने कहा कि साहब इसमें ओबीसी की भी अगर बात करें तो इसमें जो है ओबीसी में इसके अलावा जो 27% हम लोग ने दिया है, इसके अलावा भी जो है अब भाई कास्ट के बेसिस, उस कास्ट के बेसिस पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के आधार पर तो आपने उनको एससी को भी दे दिया, ओबीसी को भी दे दिया और वो एसटी को भी दे दिया। लेकिन ऐसे भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जो कि क्या है, जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, आर्थिक रूप से जो पुअर हैं, तो क्या उनको नहीं रखा जाएगा? ऐसा नहीं है कि जो इसके अलावा जो जातियां जो बच गई उन जातियों में जो है सब संपन्न लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, उनको भी जो 10% जो है रिजर्वेशन दिया जाए, ये बात उन्होंने रिकमेंडेशन करी। ठीक, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये इन द फेमस मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल केस जो है, मंडल केस कहा जाता है, ये मंडल केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। मंडल केस 1992, द स्कोप ऑफ द एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16(4) which provides the reservation of job in the favor of backward classes has been examined thoroughly by the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया 10% वाला, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको एग्जामिन किया बहुत अच्छे से, और एग्जामिन करने के बाद में क्या बोला, हैज़ बीन दो द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% अदर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस एंड हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ 27% फॉर द ओबीसी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो इकोनॉमिक के आधार पर जो है रिजर्वेशन की जो डिमांड है 10% की, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इस आधार पर जो है आपको 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक के आधार पर नहीं दिया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन जो है ये 50% है, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक, चलो अब देखो क्या हुआ। लेकिन हुआ क्या, 70% ओबीसी विद सर्टेन कंडीशन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 27% जो 10% जो डिमांड कर रहे हो वो गलत है, लेकिन 27% जो है इसमें जो ये कंडीशन है, इसमें कंडीशन कुछ लगाई जा रही हैं। वो कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें बेसिकली 4-5 कंडीशन बोला गया है। नंबर 1, द एडवांस सेक्शन एमंग द ओबीसीज दैट इज क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ द रिजर्वेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो ओबीसी में क्या हुआ, 2 इतनी जातियां थी
जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस थी, ठीक है। लेकिन बहुत से मगर ऐसा था कि बहुत से ऐसी कास्ट थी, बहुत सी ऐसी जो सोसाइटी थी जो ओबीसी में आती थी, वो ओबीसी के लोग जो थे इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली क्या थे, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे थे, ठीक। इकोनॉमिकली उनकी जो है इनकम जो है बहुत अच्छी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल बोला गया, एक इन्होंने कंसेप्ट सुझाया कि साहब जो लोग इकोनॉमिकली जो है एबल्ड हैं, ओबीसी कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली एबल्ड हैं, उनको रिजर्वेशन ओबीसी वाला ना दिया जाए, ठीक है। यही कारण है कभी भी आप ओबीसी का जब सर्टिफिकेट बनवाते हो, जात प्रमाण पत्र बनवाते हो, तो उसमें बताया जाता है कि साहब आप ओबीसी उसमें क्रीमी लेयर में आते हो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। अब क्रीमी नॉन क्रीमी क्या का मतलब है? इसका मतलब यह है क्या कि जैसे मान लो सरकार ने कह दिया कि जिसकी इनकम जो है मान लो जैसे मान लो बोल दिया, जैसे 100 रुपये मान लो सब टोटल है, ठीक है, बोल दिया कि 30 रुपये कोई बंदा कमाता है और 30 रुपये तक उसके नीचे है अगर, ठीक है, तो वो क्या उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर 30 रुपये के ऊपर अगर कोई कमाता है तो उसको जो है वो कहाँ क्या बोला जाएगा, उसको क्रीमी लेयर। एक बार सेट कर दिया, ऐसे समझो, 30-20 समझो, छोड़ो, ऐसा बोल दिया कि वो व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 5 लाख है, ठीक है, जिसकी सालाना इनकम 5 लाख, एक रफ फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, उसको वो मत लीजिएगा, ठीक है, जिसकी सालाना इनकम मान लो 5 लाख रुपए है और द सोर्सेस से, ठीक है, तो उसको जो है क्या बोला जाएगा, उसको ओबीसी को तो माना जाएगा, लेकिन ओबीसी के अलावा उसको जो है इसको रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिकली जो है साउंड है, मतलब इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से इनको जो है क्रीमी लेयर ओबीसी है। कैसे ओबीसी हैं? क्रीमी लेयर वाले। तो जो क्रीमी लेयर वाले ओबीसी होंगे उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन तो आप सब जानते ही हो, ठीक है, कितने ओबीसी बनते हैं, कितने ओबीसी के क्रीमी लेयर वाले सर्टिफिकेट बनते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। जिसको जो भी जाता है बनवाने, सब भैया ओबीसी कौन सा ओबीसी वाला सर्टिफिकेट बनवाता है, नॉन क्रीमी वाला, ठीक है, ताकि हमको रिजर्वेशन का लाभ मिले, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है आप खुद ही देखते हो। तो ये जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई वो जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। नंबर 2, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है, शुड बी कन्फर्म विद द अपॉइंटमेंट ऑफ। प्रमोशन के लिए प्रमोशन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रमोशन वाला बस इतना समझ लो कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन जो है नहीं काम करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे काम कर सकता है प्रमोशन में, ठीक है, ये क्योंकि ये डिपार्टमेंट की बात है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट की बात है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो प्रमोशन वाले क्राइटेरिया में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। क्या है कि प्रमोशन में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी की ही बात करें, ओबीसी की सीटें जो हैं, मान लो कोई बंदा है मान लो जेई की पोस्ट पर भर्ती हुआ, ठीक है, कोई बंदा है जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर भर्ती हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसकी 100 सीटें थी, पहले 100 सीटें थी, इसकी 100 वैकेंसियाँ थी, है ना, और एक पोस्ट है एई, ठीक है, इस जेई से प्रमोट होगा, एई बनेगा, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर बनेगा। अब हुआ क्या कि मान लो एई की सीटें हैं 50, ठीक है, ए की सीटें, ओबीसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओबीसी की बात है, ठीक है, ओबीसी की सीटें सिर्फ 50 थी। अब हुआ क्या, अब प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन होने के बाद में मान लो 50 सीट की वैकेंसी थी ओबीसी वालों की, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग पूरा नहीं कर पाए, या इनका क्वालिफिकेशन उस लेवल की नहीं थी, या उनका टेन्योर नहीं हुआ, सीनियरिटी में कम है भी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी सीटें जो हैं केवल और केवल मान लो 20 भर पाई, केवल क्या हुआ, 20 भर पाई। तो अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो ये 30 जो है इसको क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन का जो है फ़ायदा मिल सकता है ओबीसी का, अदरवाइज रिजर्वेशन उसमें नहीं है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, द टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50%। कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टोटल रिजर्वेशन का जो कोटा है 50% जो है उससे एक्सीड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दिस रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कह रही है क्या कि 50% का जो कोटा चल रहा है ये वाला, ठीक है, 15% इनको, SC को, ST को 7%, OBC को 27%, ये क्राइटेरिया जो 50% वाला बार चल रहा है, इतना ही मैक्सिमम कोटा हो सकता है रिजर्वेशन का। लेकिन एक्सेप्शन है एवरी ईयर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती हैं, उसके लिए जो है ये कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसी का आधार बना के बाद में 2019 में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको 10% का क्या मिला है? उनको कोटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि 50% से ऊपर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या बनाया गया कि भाई ये क्या है, समाज के पुअरर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली पुअर हैं, जिसकी वजह से इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर इनको दिया गया। ठीक है, चलो आगे समझो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है द कैरी फॉरवर्ड रूल इन द केस ऑफ अनफिल ब्लॉकेज बैकलॉग वैकेंसी इज वैलिड बट शुड नॉट वायलेट 50% रूल। ठीक है, बैकलॉग का जो वैकेंसी होती है, आपने देखा होगा वैकेंसी आती, यही वाला जो एग्जांपल मैंने बताया, मान लो कोई वैकेंसी आई, वैकेंसी में क्या हुआ कि कुछ वैकेंसियाँ खाली रह गई, मान लो उतने कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, OBC की सीटें 100 थी, मान लो भर पाए हैं 70 ही भर पाए हैं, बची जो 30 वैकेंसी बची हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, लेकिन 50% का जो रूल है उसको नलीफाई नहीं कर सकते हो, उसको जो है ध्यान में रखते हुए ही उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं। समझ में आया? द परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन द कंप्लेंट ऑफ द ओवर इंक्लूजन ऑफ द अंडर इंक्लूजन ऑफ द लिस्ट ऑफ OBC। ठीक है, और एक ऐसी संस्था, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जानी चाहिए जो कि जो है OBC का जो रिजर्वेशन है, उनका जो कंप्लेंट है, वो सारी चीज़ें उसको जांच कर सके, उसको देख सके। ये सारी चीज़ें जो है किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आते हैं हम लोग रिजर्वेशन फॉर EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, EWS के बारे में, जो कि मैं पहले इतनी देर से मैं यही बात आ रहा हूँ, EWS का कैसे कैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रखा गया है। अगर 2 बातें समझना है तो और चीज़ें समझ लो। फैक्ट है और कुछ नहीं है। क्या बोला है? द एबोव एक्सेप्शन D वॉज एडेड बाय 103 अमेंडमेंट। ये वाला जो है ये 103 103rd अमेंडमेंट। ठीक है, 2019 से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए 10% रिजर्वेशन जोड़ा गया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन द सेंट्रल गवर्नमेंट issued an order in 2019 providing 10% reservation in the economically weaker section of the society in the civil post and service of the government of India। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिविल पोस्ट के लिए जो है ये 10% रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया है। क्लियर है? द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय द persons belonging to EWS who cannot covered under any of the existing scheme of the reservation, that is कौन? SC, ST, OBC, इनमें जो इंक्लूड नहीं है वो लोग को 10% जो है रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब कह सकते हैं हम लोग आज के जनरल। ठीक है, जनरल को जो है ये वैकेंसी, ये जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है 10% वाला। ठीक है, उसके बाद में द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन इन दिस रिगार्ड हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन द आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, वो सारी चीज़ें बता दे रखी। फर्दर द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल पोस्ट विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग ने समझ ली। तो ये रहा हम लोग का आर्टिकल नंबर 16। हमने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इस वजह से इसमें समझाने में समय लग गया। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 कहता है साहब
कि स्टेट और जो प्राइवेट वो हैं इंडिविजुअल, ये लोग जो है किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी का प्रोसेस नहीं होगा। अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से बैंड है। छुआछूत जो है उसको जो है बैन कर दिया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता जो जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17, आप देखो, आपको मैंने अभी पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया है कि आप अगर इतिहास उठा के देखोगे तो इतिहास जो उसके आज़ादी के पहले या पहले भी या आज भी इवन कह सकते हो, ये जो अनटचेबिलिटी वाला कंडीशन है, आप गांव मतलब रूरल एरिया में चले जाओ, आज भी ऐसी कंडीशन है। ठीक है, अनटचेबिलिटी वाली कंडीशन है। और पहले तो जो मतलब हुआ करती थी वो तो है ही है, उसी के लिए तो ये सब बनाया गया। ठीक है, आज़ादी के पहले या हमारे संविधान बनने से पहले की बात अगर करें तो उस समय जो है अनटचेबिलिटी का बहुत बोलबाला था। भाई ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया क्या कि अंबेडकर साहब की कथा सुन लो, अंबेडकर साहब की जो है जीवनी सुन लो, उसमें पूरा का पूरा अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम क्या है। उनको भाई पढ़ने जाते थे तो उनको जो है बाहर उनको अलग बैठाया जाता था, पानी नहीं पी सकते थे। पानी पीने के लिए जो है जो वहाँ का जो कॉलेज का जो हेल्पर था, जो स्कूल का हेल्पर था, वो भाई सारे लोगों के लिए एक नॉर्मल जो घड़ा होता है उस घड़े से सब लोग पानी पीते थे। इनके लिए क्या है कि वो जो पियोन आएगा वो पियोन जो है इनको पानी पिलाएगा। और किसी दिन इन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि अगर किसी दिन जो है नो पियोन नो वाटर, मतलब अगर किसी दिन वो बंदा एब्सेंट हो गया तो पानी नहीं मिलता था इनको पीने को। वो बात दूसरी है, इनके यार दोस्त जो थे वो भले इनको कोई पिला दे रहम करके, वो बात दूसरी है, लेकिन ऑफिशियली जो है नो पियोन नो वाटर, ये समझ लो इस लेवल की जो है अनटचेबिलिटी हुआ करती थी। आज भी आप देखिए बहुत से समाज में ऐसे हैं, अगर जैसे जो लोग जो है इनको मानते हैं, जो कि जो है ऐसे लोग हैं जो लोग जैसे नाली साफ़ करते हैं या कोई और पर्टिकुलर काम करते हैं, या जैसे जो लोग जल्लाद होते हैं, ठीक है, या तो है शमशान घाट में जो काम करते हैं, तो क्या है उनके लिए ऐसा है कि समाज में मतलब इतना ज़बरदस्त वो घृणा है कि अगर उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, अगर परछाई भी अगर पड़ गई तो समझ लो कहो जाके वहाँ नहाने जाए, समझ रहे हो। तो इस लेवल की जो है अनटचेबिलिटी है, तो सरकार ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोला कि साहब ये अगर अनटचेबिलिटी रही तो समाज जो है हमारा कभी एक नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से इसको जो है एबॉलिश किया जाए। अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको जो है बहुत अच्छे से पनिशमेंट जो है दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो है माध्यम से वो डायरेक्टली वहाँ जा सकता है अपनी फरियाद लेके। ठीक है, बोला है आर्टिकल 17, एबॉलिश द अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी है उसको जो है सब हटाया गया है। द इन्फोर्समेंट of any disability arising of the untouchability shall be offense punishable according to the law। ठीक है, वो सब एक कानूनी अपराध है। इन 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में बनाया गया था। हैज़ बीन comprehensively amended and renamed as the प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955 में जो है इसको रीनेम कर दिया गया है टू इनलार्ज द स्कोप ऑफ द मेक पीनल प्रोविजन एंड मोर स्ट्रिंजेंट। ठीक है, द एक्ट डिफाइन द सिविल राइट्स एज द राइट एक्वायरिंग द पर्सन, और ये सब जो है बताया गया है। और उसके बाद में द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि कोई अनटचेबिलिटी जो है ये ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि अनटचेबिलिटी क्या है। ठीक है, हाउएवर द मैसूर हाई कोर्ट, अगर मैसूर हाई कोर्ट ने एक बार प्लीज इसमें जजमेंट दिया है, मैसूर हाई कोर्ट हेल्ड दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल एंड ग्रामेटिकली सेंस बट द प्रैक्टिस एज इट्स हैड डेवलप्ड द हिस्टोरिकल इन द कंट्री। जो प्रैक्टिस जो चली आ रही है
अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि भाई कोई बंदा है उसको छुओ नहीं। आप वर्ड में मत जाओ कि अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ छूने वाली बात। जो प्रैक्टिसेस चली आ रही कि मतलब बहुत सारी चीज़ें कि अगर कोई परछाई भी पड़ गई तो भैया तुम नहा रहे हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं उसको अगर उनकी शादी बारात में जो है उनके यहाँ हुई तो अगर उनकी बारात वहाँ से निकल गई, या मंदिर में नहीं जा रहे हो, ठीक है, मंदिर में अगर कोई चला गया तो उसको मतलब वर्जित कर दिए हो, मंदिर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वर्जित कर। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ है ये आर्टिकल। ये प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। मैसूर हाई कोर्ट ने ये बात बोली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 में इतना ही है और यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। अब आर्टिकल नंबर आते हैं 18। आर्टिकल नंबर 18 जो है, आर्टिकल नंबर 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपनाम। टाइटल माने उपनाम, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 18 के हिसाब से कहा जाता है कि साहब, अच्छा हुआ क्या कि भाई इसके पहले, आज़ादी के पहले क्या होता था, भाई राजा महाराजा भी हुआ करते थे, अंग्रेज़ों ने भी शासन किया और भी लोगों ने शासन किया, तो क्या होता था उनके यहाँ उपनाम चला करते थे। और उपनाम जिसको मिल गया, जिसको टाइटल मिल गया, तो वो माना जाता है कि वो माना जाता था क्या कि वो समाज का जो है एक वरिष्ठ बंदा है। वरिष्ठ मतलब एक समाज से हटकर एक मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन है। वो समाज में क्या है, वो इम्पॉर्टेंट, अगर उसको कोई टाइटल मिल गया, जैसे बहुत सारी टाइटल मिला करते थे। और जैसे भाई राजा महाराजा, ठीक है, महाराजा का टाइटल हो गया, ठीक है, महाराजा फला फला जो है पधार रहे हैं, है ना, महाराजा हो गया, राय बहादुर, राज बहादुर, ठीक है। ये सारी चीज़ें है टाइटल, सर की जो टाइटल उपाधि हुआ करती थी, ठीक है, ये सारी उपाधियाँ हुआ करती थी। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि सब, जब हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, हम लोग समाज में समानता की अगर बात करते हैं, अगर किसी को अगर हमने उपनाम दे दिया तो फिर वो अपने आप को क्या सर्वश्रेष्ठ समझेगा और समाज में क्या होगा, इक्वलिटी नहीं बन पाएगी। इक्वलिटी के लिए जो है क्या है, सब हम लोग समान हैं। कोई जो है अपने नाम के आगे या नाम के पीछे कोई भी प्रकार का टाइटल नहीं लगा सकता है। आर्टिकल नंबर 18 में ऐसा बोला गया। लेकिन एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है कि हाँ, आप टाइटल उपनाम लगा सकते हो दो बेस पर। एक, आप एजुकेशन बेस पर मतलब जो है, एजुकेशन बेस पर मतलब क्या कि जैसे अगर आप जो है टीचर हो, ठीक है, आप टीचिंग पे बेस पर लगा सकते हो, ठीक है, एकेडमिक बेस पर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक नंबर 1 क्या है, नंबर 1 एक आप एकेडमिक बेस पर लगा सकते हो, ठीक है, और एक आप लगा सकते हो मिलिट्री बेस पर, ठीक है, मिलिट्री बेस पर जो है लगा सकते हो। मतलब जैसे आपने जो है मान लो PhD कर ली या आपने MBBS कर लिया, MS कर लिया, तो आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा, डॉक्टर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डॉक्टर, है ना, लिखा जाता है ना, डॉक्टर फला फला, है ना, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। तो अगर आपने MBBS कर लिया या आपने PhD कर लिया तो आप जीवन भर अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक है। या आप जो है, आप किसी पर्टिकुलर एकेडमिक में आप कहीं प्रोफेसर थे, आप कहीं लेक्चरार थे, है ना, आप कहीं कुछ वो थे, तो आप जीवन भर आप प्रोफेसर रंगास्वामी, आप प्रोफेसर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते। तो ये एकेडमिक बेस पर लिख सकते हो। दूसरा, मिलिट्री में अगर आप हो, ठीक है, आर्मी में हो, आप जैसे जनरल हो, आप मेजर जनरल हो, ठीक है, कमांडेंट हो, तो अगर ऐसी पद है तो आप जो है लिख सकते हो मेजर फलाफला, मेजर फलाफला, कर्नल फलाफला, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ऐसा समझ में आए तो इस आधार पर जो है आप टाइटल लगा सकते हो। अब आती है बात कि अवार्ड की। तो अवार्ड वाला जो सिचुएशन था कि जो अवार्ड हमारे यहाँ दिया गया है, ठीक है, अवार्ड जो है 50s की बात है, ये अवार्ड वाला सिस्टम आया कि साहब बोला गया कि अवार्ड जो है, अवार्ड ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये टाइटल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो अवार्ड है ये क्या है, ये टाइटल नहीं है, ठीक है, ये टाइटल नहीं है, ठीक है, ये टाइटल नहीं है,
अवार्ड जो है जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, है ना, ये आपको जो कोई पुरस्कार मिलता है तो ये सब क्या है, ये टाइटल नहीं, इनको भी आप जो है आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, क्या बोला गया ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 18 एबॉलिशेस द टाइटल एंड मेक 4 प्रोविज़न इन दिस रिगार्ड। ठीक है, टाइटल को हटाया जाएगा और 4 प्रोविज़न बताता है क्या क्या। नंबर 1, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट from confirming any title except military or academic distinction on anybody whether citizen or foreigner। चाहे वो सिटीज़न हो चाहे वो फॉरनर हो। फॉरनर वाली बात समझना, फॉरनर में क्या होता है, जैसे मान लो बहुत लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया में बहुत लोग हैं, फॉरनर भी हैं, ठीक, फॉरेन के हैं, रहते हैं इंडिया में। अब हुआ क्या, पता चला फॉरेन में मतलब इनके कंट्री ने इनको जो है कोई उपाधि दी, अब वो उपाधि इनकी कंट्री ने दी, हमारी कंट्री ने नहीं दी, इनकी कंट्री ने मान लो इनको कोई उपाधि दी और ये उपाधि जो है अपने नाम के आगे ये लिख रहे हैं, ठीक, तो नहीं लिख सकते हो। चाहे आप इंडियन हो चाहे आप फॉरेनर हो, आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हो। ठीक है, न नाम के आगे न नाम के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। आप कोई भी फॉरेन स्टेट, जो अभी मैंने बताया है, कभी आप फॉरेन स्टेट से भी आप कोई भी उपाधि नहीं ला सकते हो। नंबर 3, फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट कैनॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, जो अभी बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, नो सिटीजन और फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट अमेंडमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द प्रेजिडेंट विदाउट एनी। अगर कोई भी उपाधि अगर आप ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो उपाधि मतलब अवार्ड ले रहे हो, तो बिना प्रेसिडेंट के जो है इच्छा से आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। ये सारे पॉइंट आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम अवार्ड्स की बात करें, ठीक है, जैसे अपने यहाँ अब क्या क्या कौन सी होती थी। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द हेरिडिटी टाइटल्स ऑफ नोबेलिटी लाइक क्या, महाराजा, राजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहेब, दीवान बहादुर एटसेट्रा, ये सारी जो चीज़ें मिलती थी, ये सारी चीज़ें जो है एबॉलिश करी गई हैं। 1996 सुप्रीम कोर्ट अपेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। द नेशनल अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड हैं, दैट इज़ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और ये सारे जो अवार्ड्स हैं, इट रूल्ड दैट दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू द टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में जो बोला गया है टाइटल एबॉलिशन, तो ये क्या है, ये टाइटल नहीं है। ठीक है, दैट प्रोहिबिट ओनली द हेरिडिटी टाइटल्स ऑफ द नोबिलिटी, देयरफॉर दे आर नॉट वायलेटिंग द आर्टिकल 18 एज द थ्योरी ऑफ द इक्वलिटी डज नॉट मैंडेट दैट द मेरिट शुड बी नॉट बी रिकग्नाइज। ठीक है, और ये क्या है, ये जो अवार्ड्स हैं ये हमारे मेरिट्स के आधार पर हमको दिए गए हैं। ठीक है, मेरिट्स के आधार पर मतलब क्या है, हमने कुछ ऐसे समाज में ऐसा कुछ काम किया है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया है, तब जाके हमको ये सब, जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, पद्मश्री हो गया, ठीक, गैलेंट्री अवार्ड्स हो गया, ये सब मिले हैं, तो जिसकी वजह से हमको ये क्या हमारी मेहनत की वजह से मिले हैं। तो ये सारे अवार्ड्स, दीज नेशनल अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। द जनता पार्टी जो है उसको हटा देती है। भाई पहले 1954 में इनको जो है लाया गया था ये सारे अवार्ड्स, उसके बाद में फिर जनता पार्टी आती है, इसको हटा देती है, फिर इंदिरा गांधी सरकार आती है, इसको जो है फिर से लागू कर देती है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से आर्टिकल नंबर 16, 17 और 18 आपको बताया है। ठीक है, अगर समझ में आया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, जो लोग नहीं करे हैं लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।